सुजाता पांडे जी, मैं चाहूंगी इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। सुजाता पांडे जी, ये बात भी बिल्कुल सच है ना, महंगाई रोजगार जैसा मुद्दा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार जनता उनको चुनकर वहां पर भेज रही है। लेकिन गुजरात में जब हम लोकल लेवल पर आकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी घिरी हुई नजर आती है। तो पीएम मोदी का चेहरा तो है, लेकिन कब तक मोदी मोदी के नाम पर यहाँ की जनता को जो स्थानीय लोकल लीडरशिप है वो कब तक लुभाती रहेगी? सड़कों का हाल देख लीजिए, पहले और आज के मुकाबले में काफी बड़ा फर्क नजर आता है। दूसरे तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी घिरी हुई नजर आती है। तो हमेशा मोदी मोदी के नाम पर तो कब तक वोट पाते रहेंगे गुजरात में और कहते रहेंगे मोदी है तो मुमकिन है? देखिए चित्रा जी, ये तो फैसला मैं और आप या पैनल में बैठे हुए लोग नहीं करेंगे। ये वो फैसला वो करेंगे जो मतदान करते हैं। ये जनता फैसला करती है। एक लोकतांत्रिक संरचना में एक नेता की लोकप्रियता और एक पार्टी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा मानक यही होता है कि वो कितने चुनाव जीतता है। जनता का विश्वास उसके चेहरे पे और उसके नैरेटिव पे कितनी देर तक टिका रहता है। मुझे लगता है इसमें तो जो जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनमें किसी को ये संशय नहीं होगा कि 27 साल से बीजेपी गुजरात में शासन में है और प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात के एक बहुत ही सक्सेसफुल विकास पुरुष के रूप में उभरे जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे और आज प्रधानमंत्री के रूप में भी 10 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो इसमें तो ये तो अब जनता पे छोड़ दीजिए कि जनता क्या डिसाइड करे। लेकिन जहां तक ये मुद्दे की बात हो रही चित्रा जी, यहाँ पे मैंने एआईएम को सुना और कांग्रेस को सुना। तो एआईएम की जो तीनों मुद्दे हैं, मुद्दे से पहले शायद ये थोड़ा बताना जरूरी रहेगा कि जो गड़े मुद्दे वो उखाड़ रहे हैं 2002 के दंगों के बाद, उसकी स्थिति क्या है। अगर हम 2002 के दंगों के बाद जो चुनाव हुए और वैसे जगहों पे भी चुनाव हुए जहां पे मुस्लिम आबादी का प्रतिशत जो गुजरात की आबादी है मुसलमानों की उसकी से ज्यादा थी, वहां पे बीजेपी के कितनी परसेंटेज सीटें आई और कितने प्रचंड बहुमत से वो आए। तो ये नैरेटिव तो जनता नहीं, और वो जनता कोई हिंदू नहीं थी, वो मुसलमान बहुल्य वाली जनता थी जिसने ये बताया कि नहीं, जिसको तुम सांप्रदायिक चेहरा बता रहे हो, जिसको तुम मौत का सौदागर बता रहे हो, हम उसी पे अपना विश्वास मत देते हैं। तो ये जो नरोदा का जो मुर्दे उखाड़ रहे हैं वहां से भी आज भी बीजेपी ही जीतती आई है। तो मुझे लगता है जनता जनार्दन सबसे बड़ी गवाह है, सबसे बड़ा साक्ष्य है कि प्रधानमंत्री क्या काम बोलता है। दूसरी चीज जो ये बात कर रहे हैं आरक्षण की, शायद प्रवक्ता ये जानते नहीं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जिसका वो विरोध कर रहे हैं, इनको लगता है सिर्फ हिंदू और शायद फॉरवर्ड कास्ट के लोगों के लिए ही। नरोदा पाटिया का आपने जिक्र कर लिया है, आपको पता है कि इस बार बीजेपी ने किसको टिकट दिया है? नरोदा पाटिया से उस व्यक्ति जो कि गुनहगार था, जिसने जेल की सजा काटी, उसकी बेटी को बीजेपी ने चुनाव में उतारा है। देखिए इस वजह से विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। क्या बीजेपी क्या चाहती है? बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा कर दिया जाता है, यहाँ नरोदा पाटिया के दोषी के बेटे को टिकट दिया जाता है। इसके जरिए क्या हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं की जा रही है बीजेपी की ओर से? हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही है, मुझे लगता है कि हमारी जनता और गुजरात की जनता काफी समझदार है। वो अपने मतों से, अपने वोट से ये बात साबित करेगी कि किसका नैरेटिव सही है और कौन, और वो किसको किस तरीके से देखती है। जहां तक दूसरी बात में जो आरक्षण की बात कर रही थी, तो शायद ये बता देना सही होगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सिर्फ हिंदुओं को फायदा नहीं होता, फॉरवर्डों को फायदा नहीं होता, यहाँ पे मुसलमान और दूसरे जातियों को फायदा होता है। जहां पे जो गरीब है, ये गरीबों के लिए आरक्षण, इसको कहा जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें ये नहीं कहा जाता कि फॉरवर्ड क्लास सेक्शन और रिजर्वेशन। तो ये जानना जरूरी है। जहां तक मुसलमानों की बात है चित्रा जी, अगर आप आज तक कभी पैटर्न देखेंगी कि जहां पे 182 सीटों में से 53 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुसलमान जो मतदाता है वहां पे एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, वहां पे भी बीजेपी जीतती आई है। उसका कारण 30 सेकंड जिस पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं जो मुसलमान हैं। इसी वजह से ओवैसी की पार्टी ने 30 लोगों को चुनावी मैदान में उतार दिया है ताकि उनके वोटरों को अपनी तरफ की जा सके। लेकिन सीधे मैं गौरव भाटिया जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि अगर पिछले 5 चुनावों का आंकड़ा हम देखें 1995 के बाद, तो 2002 को अगर हम छोड़ दें तो बीजेपी का ग्राफ गिरा ही है और कांग्रेस का धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ा है। उस सवाल के साथ मैं लौटूंगी, लेकिन उसके पहले जनता को किसने बोला आपको 30 सीट लड़ा रहे हो? ओवैसी किसने बोला? ठीक है, आप बता दीजिए, मेरे पास वो आंकड़ा है, आप बता दीजिए, कितनी। अरे आप नाराज मत होइए, आप बैठे हुए हैं वारिस पठान जी, एक सेकंड। मिस्टर वारिस पठान, एक सेकंड सर, आप बैठे हुए हैं, आपके सामने मैं बोल रही हूँ। मेरे पास जो आंकड़ा है, एक सेकंड सुनिए मेरी बात, मेरे पास जो आंकड़ा है आप सच बता दीजिए, ना। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंकड़ा गलत है, आप सच बता दीजिए।
यहाँ पर आ रहा ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी बात कहकर निकल जाऊंगी, इतना गलत भड़कने आ की रहा जरूरत है। नहीं है। लेकिन मेरा 30 सवाल सीट हमने सुनिए, अभी तक घोषित ईडब्ल्यूएस नहीं कोटे की है। कोटे का जिक्र यहाँ पर किया है सुजाता पांडे ने। मैं आपसे सीधे पूछना चाह रही हूँ, ईडब्ल्यूएस कोटे से एआईएमआईएम को क्या दिक्कत है? अगर गरीबों को आरक्षण मिल रहा है, क्या गरीबों को आरक्षण भी नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीब घर का बेटा पढ़ाई लिखाई नौकरी पाने के योग्य नहीं है? क्या गरीब हमेशा गरीब बने, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए इस देश के भीतर? ईडब्ल्यूएस को लेकर किस बात की दिक्कत है आपको? किस बात की दिक्कत है? गरीब, ये ईडब्ल्यूएस भाजपा कोटे और से? आरएसएस वाले तो आरक्षण को ही बोलिए खत्म वारिस पठान जी। भाजपा और आरएसएस वाले मिलकर आरक्षण को ही खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, भाजपा हार रही है बुरी तरह से गुजरात, इसका प्रमाण यहाँ पर बैठकर उनके प्रवक्ता जो है गौरव भाटिया ने दे दिया। मैंने उनको सवाल किया, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी आंखों में आके डाल के मेरे सवाल का जवाब दे। यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। जनता ने देख लिया कि हार रही है, गरीब हमेशा गरीब बना रहे,